नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज दिन भर की खास खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्री इतिहास में सबसे बड़ा जहाज INS विक्रांत देश को सौंपा। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के कोचीन में आज INS विक्रांत का जलावतरण किया। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत का जलावतरण किया। भारतीय नौसेना को आज नया ध्वज भी मिला। पोत के जलावतरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नए नौसैनिक ध्वज निशान का भी अनावरण किया, जो औपनिवेशिक अतीत यानी भारत की गुलामी के प्रतीक को पीछे छोड़ते हुए समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत का परिचायक होगा। इसके साथ ही यह पोत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज चालक दल के लगभग 1,600 सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया करीब 2,200 कमरों वाला देश का अब तक का सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यहां केरल के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। INS विक्रांत पर हो रहा है ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसकी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहाँ देख रहे हैं। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। पीएम ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत हैं, समंदर और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। उन्होंने कहा कि ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि INS विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत का निर्माण उन स्वदेशी उपकरणों और मशीनों के उपयोग से किया गया है जिनकी आपूर्ति भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों तथा 100 से अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों ने की है। पीएम ने कहा कि विक्रांत पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। तीस्ता शीतलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। तीस्ता को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी। 3 जजों की बेंच ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है जो 2 महीने से हिरासत में है। जो मामला है वो 2002-2010 के बीच के दस्तावेज का है। जांच मशीनरी को 7 दिनों तक उससे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि हाईकोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सिर्फ अंतरिम बेल पर मामले में विचार किया है, हमने मेरिट पर कोई राय नहीं दी है। हाई कोर्ट मेरिट पर स्वतंत्रता से विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता शीतलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। CJI UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु भट्ट की बेंच ने यह सुनवाई की। गुजरात सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पर मामला उठाया कि हाईकोर्ट ने इतना समय क्यों गवाया। उन्होंने कहा कि मैंने सरकारी वकील से विस्तार से बात की। हाईकोर्ट ने इस मामले में वही किया जो आमतौर पर मामलों में करता है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को हाईकोर्ट के
पास 168 केस लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता 25 जून 2022 को गिरफ्तार की गई थी और अब तक हिरासत में है। एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट के 24 जून के फैसले समेत कई कार्रवाइयों का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिर उसने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई, अर्जी खारिज कर दी। ऐसी ही जमानत अर्जी आरबी श्री कुमार ने भी लगाई थी, दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने 13 जुलाई को दोनों जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिर तीस्ता ने गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को नोटिस जारी किया और सुनवाई 19 सितंबर को तय की। तीस्ता की अंतरिम जमानत की मांग नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि दोनों फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता शीतलवार को जमानत देते हुए कहा कि तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दी। तीस्ता को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया और कहा कि तीस्ता जांच में सहयोग करेगी। इधर दिल्ली में के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लिए घोषणाओं का आज पिटारा खोल दिया। गुजरात में इसी साल चुनाव होना है। चुनाव को लेकर राज्य के विभिन्न स्थानों पर राजनीतिक सभाओं का दौर जारी है, साथ ही नेताओं का दौरा भी जारी है। इसी क्रम में आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राज्य के द्वारका शहर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम देश को नंबर 1 बनाने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, देश को नंबर 1 बनाना होगा। मैं काम गारंटी दे रहा हूं, अगर पूरा न करूं तो अगली बार वोट मत देना। हर युवा के लिए इंतजाम करेंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं होगा तब तक 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि सभी पदों पर भर्ती के लिए पेपर करवाएंगे और पेपर लीक होने के खिलाफ जांच करवाएंगे, साथ ही इस पर कानून भी लाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में सरकार बनने के 3 महीने के बाद बिल 0 आएगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ के सभी सरकारी स्कूल ठीक करेंगे और प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाएंगे। यहाँ सरकारी अस्पताल अच्छा करेंगे और एक गुजराती के लिए इलाज मुफ्त होगा। अरविंद केजरीवाल ने किसानों से भी वायदा किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर फसल खरीदेंगे, शुरू में 5 फसल से शुरू करेंगे, बाद में इसे बढ़ाएंगे। किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली देने का भी उन्होंने वायदा किया। उन्होंने कहा कि जमीन का अभी वाला सर्वे रद्द करेंगे और दोबारा सर्वे कराएंगे। साथ ही फसल बर्बाद होने पर किसान को 20,000 रुपये एकड़ का मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा बांध का कमांड एरिया बढ़ाएंगे और कोने कोने तक पानी पहुंचाने की कोशिश होगी। केजरीवाल ने कहा कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज भी वो माफ करेंगे जैसे ही उनकी सरकार गुजरात में बनती है। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की सियासत फिर तेज, इस बार भाजपा के निशाने पर कांग्रेस। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कल वर्ली में सीएम एकनाथ शिंदे की ओएसडी आशीष कुलकर्णी के आवास पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आशीष कुलकर्णी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के दौरान एक रणनीतिकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका 1 दशक पहले शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक संक्षिप्त कार्यकाल था। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने से पहले शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया है। हालांकि अशोक चौहान ने मीडिया से बातचीत में यह स्पष्ट किया कि वह जल्द ही दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली में भाग लेंगे। उनके बीजेपी में शामिल होने की सभी अटकलें निराधार है। उन्होंने बताया कि वो आशीष कुलकर्णी के यहाँ गणेश दर्शन के लिए गए थे और उसी दौरान वहाँ डिप्टी सीएम फडणवीस पहुंचे। कई मेहमानों की उपस्थिति में हमारी सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। चौहान ने कहा कि इस तरह समय से पहले निष्कर्ष निकालना गलत होगा। अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका बीजेपी नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं।
यह जगजाहिर है। उन्होंने 9 अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा में उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार की बहुमत परीक्षण से परहेज किया था। इसके अलावा अशोक चौहान जांच के घेरे में हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रकांत हंडोरे जैसे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने एमएलसी चुनाव के दौरान कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग की थी। इसको लेकर भी वो कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के संदेह के दायरे में हैं। दिल्ली में 6 करोड़ की ज्वेलरी लूट का खुलासा। राजस्थान में लुटेरे जबकि ज्वेलरी हरियाणा से बरामद। सेंट्रल दिल्ली में ऑपरेशन सेल के स्पेशल स्टाफ ने 31 अगस्त को तड़के पहाड़गंज में 5 बदमाशों द्वारा की गई लूट का पर्दाफाश कर दिया है। पहाड़गंज इलाके में यह डकैती उस वक्त हुई जब इलाका नींद की खुमारी में था। मुंबई बेस्ड कोरियर कंपनी जय माता दी का एक ऑफिस पहाड़गंज की दरियागंज गली में है। उसके कर्मचारी ज्वेलरी के बैग लेकर सड़क पर खड़ी गाड़ी में डिलीवरी लिए जा रहे थे। इसी समय 5 बदमाशों ने अचानक आकर उनका रास्ता रोक लिया। इनमें से एक पुलिस की वर्दी में था। बदमाशों ने दोनों कर्मचारियों को चेकिंग के नाम पर रोका और एक ने उनकी आंखों में मिर्ची झोंक दी और उनके बैग ले उड़े। इसके बाद ये दोनों कर्मचारियों से उनके ज्वेलरी से भरे बैग छीन कर लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तलाशी शुरू कर दी। पुलिस ने सारे इलाके की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फुटेज से पता लगा कि यह लोग करीब 5 दिनों से इस कंपनी के कर्मचारियों की रेकी कर रहे थे। जांच में पुलिस को एक फुटेज ऐसी हाथ लगी जिसमें डकैती से कुछ दिन पहले एक टैक्सी ड्राइवर से कुछ बात कर रहे थे। पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाया। इस ड्राइवर के मिलते ही इस डकैती के इस पूरी लूट का राज ही खुल गया। ड्राइवर ने बताया कि इन लोगों ने उससे पेटीएम के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करवाया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने पेटीएम से जिस नंबर पर पैसा ट्रांसफर हुआ था उसे सर्विलांस पर लगाकर ट्रैक किया और उस नंबर से जुड़े लोगों पर निगाह रखी। स्पेशल स्टाफ की टीम ने इन लोगों की लोकेशन का पता लगा लिया जो लोग उस वक्त वारदात मौके पर थे। पुलिस को इनकी लोकेशन राजस्थान से मिली। डिस्ट्रिक्ट डीसीपी श्वेता चौहान के अनुसार पुलिस ने राजस्थान पहुंचकर तड़के एक फ्लैट में छुपे 3 डकैतों नागेश, शिवम और मनीष को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर लूट का माल हरियाणा के झज्जर इलाके से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने जब लूट के माल का आकलन किया तो उससे पता चला कि डकैती के माल की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। इस तरह पुलिस ने दिल्ली में हुई सबसे बड़ी डकैती का पर्दाफाश पेशेवर अंदाज में कर दिया। नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोपी महंत शिवमूर्ति गिरफ्तार। नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोपी महंत शिवमूर्ति को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कल रात ही महंत को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। मुरुगा मठ के महंत शिवमूर्ति को शुक्रवार को जेल में सीने में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्हें माध्यमिक विद्यालय की 2 नाबालिग छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में गुरुवार रात को गिरफ्तार किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसी सूचना मिली है कि महंत ने जेल में सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें चित्रदुर्गा जिला अस्पताल में लाया गया। चित्रदुर्ग के पुलिस अधीक्षक के परशुराम ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरनारू को स्थानीय अस्पताल में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सरनारू पर माध्यमिक विद्यालय की 2 छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में बाल यौन अपराध संरक्षण कानून तथा अनुसूचित जाति जनजाति कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। 3 लाल डायरियां खोलेंगी सोनाली की मौत का राज। हरियाणा बीजेपी की नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले में
हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट के घर से जो 3 लाल डायरियां मिली हैं, संभावना जताई जा रही है कि उनसे अभिनेत्री की मौत का राज का पता चल सकता है। इन डायरियों में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान के जरिए दिए गए पैसों का बही खाता है, यानी जो पैसे सोनाली ने सुधीर को दिए वो पैसे सुधीर ने आगे कहां-कहां दिए, इस बात का भी जिक्र है। इन डायरियों के अंदर हरियाणा समेत अन्य राज्यों में इन्वेस्ट किए गए पैसों का भी जिक्र है। डायरियों में सोनाली फोगाट की अपॉइंटमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा सोनाली की आमदनी और खर्चों का भी जिक्र किया गया है। डायरी में कुछ राजनेताओं के नाम और नंबर भी लिखे बताए जाते हैं। साथ ही कुछ नौकरशाहों के नाम, नंबर और सोनाली के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के भी नाम और नंबर, उनके पते भी दर्ज हैं। इसके अलावा जो लॉकर गोवा पुलिस ने सील की है उसे पुलिस खोल नहीं पाई है। दरअसल वो डिजिटल लॉकर था, उसमें पासवर्ड लगा था और उसका पासवर्ड सिर्फ सोनाली फोगाट ही जानती थी। उसके पासवर्ड के बारे में किसी को पता नहीं था। इसी वजह से पुलिस ने उसे सील कर दिया ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर पाए। सस्ता हुआ हवाई सफर। भारतीय आकाश में एक बार फिर घरेलू एयरलाइंस के बीच एयरफेयर वार की शुरुआत हो गई है। हाल ही में एयर सेवा लॉन्च करने वाली आकाशा एयर जिन रूट्स पर उड़ान भर रही है, उन रूट्स में हवाई किरायों में 20 से 25% तक की गिरावट आ गई है। यहाँ तक कि आपको फ़ौरन उड़ान भरना है तो भी सस्ते और डिस्काउंट रेट पर एयर टिकट आपको मिल जाएंगे, जबकि पहले 15 दिन पूर्व टिकट लेने पर भी डिस्काउंट पर एयर टिकट मिला करता था। आकाशा एयर ही नहीं बल्कि इंडिगो और एयर एशिया ने भी घरेलू रूट्स के लिए टिकट के दाम घटा दिए हैं। शुक्रवार को आकाशा एयर शनिवार 3 सितंबर 2022 के लिए मुंबई से अहमदाबाद का हवाई टिकट केवल 1597 रुपये में ऑफर कर रहा है। वहीं इंडिगो भी 1609 रुपये में एयर टिकट बेच रहा है, जबकि इसी रूट्स में कई एयरलाइंस 4262 रुपये में टिकट उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं मुंबई से बेंगलुरु रूट के लिए बुधवार 7 सितंबर से आकाशा एयर 1997 रुपये में टिकट उपलब्ध करा रहा है। गो एयर के सुबह के फ्लाइट का टिकट रेट केवल 1999 रुपये है, जबकि मंगलवार 6 सितंबर तक मुंबई बेंगलुरु रूट्स का फेयर 5102 रुपये है। एयर एशिया 3 सितंबर शनिवार के लिए बेंगलुरु कोच्चि रूट का टिकट केवल 1813 रुपये में ऑफर कर रहा है, जबकि आकाशा एयर बेंगलुरु कोच्चि रूट के लिए 8 और 9 सितंबर को यात्रा करने के लिए 1497 रुपये में टिकट उपलब्ध करा रहा है। इससे यह बात अब जग जाहिर है कि आने वाले समय में यह एयर जो फेयर है उसका वार और तेज होने वाला है। शिंदे कैबिनेट का दूसरा विस्तार जल्द, 23 और मंत्री ले सकते हैं शपथ। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने शिंदे कैबिनेट के दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर जानकारी दी है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल की मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में 30 जून को शपथ ग्रहण करने वाले एकनाथ शिंदे ने पहली बार 9 अगस्त को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। महाराष्ट्र सरकार ने उस समय 18 नए मंत्रियों को अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल किया था। शिवसेना की बागी गुट और भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्यों को इसमें जगह दी गई। इसके बाद महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 2 से बढ़कर 20 हो गई थी। मुनगंटीवार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमने हाल में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्रियों को शामिल किया। नियमानुसार महाराष्ट्र में 43 मंत्री हो सकते हैं और राज्य सरकार में 23 और मंत्री हो सकते हैं। मुनगंटीवार ने कहा कि पिछली सरकार में 33 मंत्री थे। पायलटों की हड़ताल, जर्मनी की लुफ्तांसा एयरलाइन की उड़ान रद्द, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर फंसे 700 से अधिक यात्री। जर्मनी की लुफ्तांसा एयरलाइंस द्वारा पायलटों की हड़ताल के कारण अपनी 2 उड़ानें रद्द करने के बाद शुक्रवार को करीब 700 यात्री इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फंस गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार फंसे यात्रियों के परिवार वाले और रिश्तेदार हवाई अड्डे के बाहर एकत्रित हो गए और पैसे वापस करने या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग करने लगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाहर 100 से अधिक लोग एकत्रित हुए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात 12:15 बजे उन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के 1 नंबर द्वार के बाहर लोगों के एकत्रित होने की जानकारी मिली। पुलिस उपायुक्त हवाई अड्डा तनु शर्मा ने बताया कि भीड़ के एकत्रित होने के
से जाम भी लग गया। वे लोग टर्मिनल इमारत में फंसे अपने रिश्तेदारों की टिकट के पैसे वापस करने या कोई अन्य व्यवस्था करने की मांग करते देखे गए। भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, यूपी में निगम, बोर्डों, निगमों और आयोगों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। संगठन की गतिविधियों को समझने के लिए उन्होंने दौरे भी शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं के हित सर्वोपरि हैं। उनके अथक परिश्रम से ही पार्टी को परिणाम मिलता है, उन्हें इसका मूल्य मिलेगा। तमाम बोर्डों और निगमों में जो पद खाली हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आईएनएस से बातचीत में कहा कि निगम, बोर्डों, निगमों और आयोगों में जो पद खाली पड़े हैं उन पर कार्यकर्ताओं का समायोजन जल्द किया जाएगा। यह विषय पार्टी के संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी सारी सूची है, कार्यकर्ताओं का सारा डेटा संगठन के पास है, इसका होमवर्क भी है। इस बारे में सामूहिकता के साथ मिल बैठ कर निर्णय किया जाएगा। सूची सरकार को मनोनयन के लिए भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जल्द ही इस विषय को हल कर लिया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले निकाय चुनाव के लिए टिकट वितरण नीति के सवाल भी है और इस पर भी नए प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी में किसी भी तरह के परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय आने पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि नगर निकाय चुनाव में सांसद, विधायकों के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा या नहीं। देश में जुलाई महीने में 53 लाख से अधिक नए आधार कार्ड बनाए गए। भारत में आधार पंजीकरण, उपयोग तथा इसे अपनाने का काम तेजी से चल रहा है। जुलाई महीने के अंत तक निवासियों के लिए 134.11 करोड़ आधार नंबर तैयार किए जा चुके हैं। जुलाई के महीने में निवासियों द्वारा 1.47 करोड़ आधार अद्यतन किए गए यानी अपडेट किए गए और अब तक यानी जुलाई अंत तक नागरिकों के अनुरोध पर 63.55 करोड़ आधार नंबर सफलतापूर्वक अपडेट किए गए हैं। आधार को अपडेट करने के अनुरोध जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक अपडेट से संबंधित हैं, जो आधार केंद्रों पर या ऑनलाइन आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किए गए हैं। जुलाई महीने में आधार के माध्यम से 152.5 करोड़ प्रमाणीकरण लेन देन किए गए हैं। इनमें से अधिकतर मासिक लेन देन फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके 122.57 करोड़ किए गए। इसके बाद जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण किया गया। जुलाई 2022 के अंत तक कुल 7,855.24 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए गए, जबकि जून के अंत तक ऐसे 7,702.74 करोड़ प्रमाणीकरण किए गए थे। जुलाई महीने में 53 लाख से अधिक आधार बनाए गए। इनमें से अधिकतर 18 वर्ष यानी 0 से 18 आयु वर्ग से कम आयु के बच्चों के थे। वयस्क निवासियों में आधार पूर्णता स्तर पर अब सार्वभौमिक के निकट है और समय पूर्णता स्तर 93.41% है। कम से कम 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब पूर्णता 90% से अधिक है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका सारवैक लॉन्च। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावैक की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार सी पूनावाला और अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों व गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके के वैज्ञानिक समाधान की घोषणा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह अवसर डीबीटी यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वीआईआरसी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के लिए
एक महत्वपूर्ण दिन है। इस सस्ते और लागत प्रभावी टीके का निर्माण भारत को प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच के नजदीक ले जाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। बड़े पैमाने पर रोकथाम के योग्य होने के बावजूद यह विश्व में सर्वाइकल कैंसर से होने वाले मौतों का लगभग 1/4 हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अनुमानों से संकेत मिलते हैं कि हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। इस रोग से भारत में 75,000 से अधिक मृत्यु हो जाती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत में 83% और पूरे विश्व में 70% मामलों के लिए इन्वेसिव यानी हमलावर सर्वाइकल कैंसर HPV 16 या 18 जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सबसे अधिक उम्मीद जगाने वाली पहल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के खिलाफ टीकाकरण है। यह अनुमान लगाया गया है कि पूरे विश्व में HPV 16 और 18 का सभी इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर के मामलों में लगभग 70% का योगदान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले 3 दशकों में भारतीय टीका अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए सुदृढ़ प्रयास किए हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद भी एक चिकित्सक हैं। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। और आपसे लगे हाथों फिर गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों से, अपने कलीग से, अपने पड़ोसियों से, अपने परिचितों से भी आप द पब्लिक वर्ल्ड देखने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें ये सुझाव दे सकते हैं कि हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। आप फेसबुक पर जाकर भी द पब्लिक वर्ल्ड के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं और देश और दुनिया की खबरों से आप अपडेट रह सकते हैं। हमारे YouTube चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को भी आप सब्सक्राइब कर उससे अपडेट रह सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि पूरे दिन की जो प्रमुख खबरें हैं जिससे हमारे आपका सरोकार है, हमारे आपके जीवन से संबंधित वो चीज़ें होती हैं, हमको वो प्रभावित कर सकती हैं, तो उनको जरूर जानना चाहिए। उसकी सूचना हम आप तक सीधे और सच्चे शब्दों में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो वास्तविक उसका स्वरूप है उसी स्वरूप में हम आप तक रखने की कोशिश करते हैं। इसमें आपकी मदद और आपका सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है और इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें आगे नैतिक बल मिलता है आगे इस चीज को, इस क्रम को जारी रखने के लिए। तो इसीलिए आपसे बारंबार गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपने कलीग को भी, सबको ये प्रेरित करें कि द पब्लिक वर्ल्ड को वो बड़ी से बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।